TRE+2 के हिंदी के पेपर को हम लोग देखेंगे और इसमें इसी वीडियो में हम लोग पूरे पेपर का कंप्लीट डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पेपर का डिस्कशन एनालिसिस। फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे जनरल स्टडी। तो जनरल स्टडीज में क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? इसका ऑप्शन है 180, 200, 120, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 180। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + 1/2 जो कि ब्रैकेट में है इंटू ब्रैकेट 1 + 1/3 इंटू ब्रैकेट 1 + 1/4 अप टू 1 + 1/120। इसका क्या मान होगा? ऑप्शन है इसका ए 60.5, बी 30.0, सी 40.5, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अभी आप लोग सारे क्वेश्चंस को मिलान कर लीजिए। पूरा डेडिकेटेड वीडियो सॉल्यूशन हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे यूट्यूब के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए कि आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं तो आपको आगरा पहुंचने में कितना औसतन समय लगेगा? ऑप्शन है 3 घंटा 20 मिनट, बी है 3 घंटा 30 मिनट, सी है 4 घंटा 45 मिनट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है? ऑप्शन ए है 9 and 1/11%, बी है 9 and 2/11%, सी है 10%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 5। एक पिज्जा वाला पहले 2 दिन 2/5 पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जा का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किया है? इसका ऑप्शन है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 6। 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत रुपये 4.50 प्रति मीटर की दर से रुपये 810 रुपये है। तो कमरे की चौड़ाई क्या है? ऑप्शन आपके पास ये रहा ए 7 मीटर, बी 7.5 मीटर, सी 8 मीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिनों में करते हैं और यदि वे एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, यह काम अकेला बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो आपके पास ऑप्शन है ए 35 दिनों में, बी 25 दिनों में, सी 60 दिनों में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 60 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा लिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा? आपके पास ऑप्शन 5 ऑप्शन ये रहे ए 5/6, बी 6/5, सी 3/8, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सी 3/8। अब जितने भी हमने मैथ्स के क्वेश्चन को किया है इसमें तो केवल हम आंसर दे दिए हैं, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको दे देंगे पूरे मैथ्स के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, तो चिंता नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 2 कैंडला का समद्विक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वो है ए है 2 पाई ल्यूमेन,
बी है 4 पाई ल्यूमेन, सी है 8 पाई ल्यूमेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किसका काम करती है, किस सिद्धांत पे काम करती है? आपको सिद्धांत का नाम बताना है या क्रिया का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन देख लेते हैं उनमें, कोशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बर्नौली का प्रिंसिपल, बर्नौली का सिद्धांत पे ये काम करता है। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम बताना है, कमर्शियल नेम बताना है। तो इसका अगर ऑप्शन देख लेते हैं तो ए सफेदा यानी कि व्हाइट लेड, बी सिंदूर रेड लेड, सी लिथार्ज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर का, तो सफेदा हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, जिसको कि इंग्लिश में व्हाइट लेड भी कहा जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ऑप्शन हमारे पास ये रहा, ए लिथियम, बी बेरिलियम, सी बोरॉन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बात कर लेते हैं हमारे परमाणु त्रिज्या, सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किस तत्व का है? तो ये है आपका ए लिथियम, लिथियम का सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या होता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पौधों में प्रादिकालिता की खोज किसने की? प्रादिकालिता की खोज किसने की? आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए गार्नर और एलार्ड, बी स्टीवर्ड और सैलिसबरी, सी थीमैन और स्कूगन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहां तक बात कर लेते हैं कि किसने खोजा है पौधों में प्रादिकालिता, तो ये आपके दो वैज्ञानिक गार्नर और एलार्ड, ये दोनों मिलके किया है खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। केरल की शांति घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि? आपके पास ऑप्शन 5 ये ऑप्शन रहे। ए इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, बी मिट्टी खनिजों से भरपूर है, सी कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का क्षेत्र बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्चुअली क्वेश्चन शांति घाटी क्यों संरक्षित है केरल का, तो ए इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15। इस क्वेश्चन में है हमारे पास, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। डायफ्राम आपको बताना है कि कैसा होता है श्वसन के दौरान। ऑप्शन आपके पास ये रहा, ए धनुषाकार, बी चपटा, सी नीचे धंसा हुआ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अगर हम बात कर लेते हैं राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक। एक से अधिक केस में आपका श्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो ऑप्शन है आपके पास प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बात कर लेते हैं हम लोग इसका करेक्ट आंसर का, तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण कोशिका होता है लिम्फोसाइट। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया है? तो आपके पास ऑप्शन ये रहा, 5 ऑप्शंस, ए सालार मसूद गाजी, बी दरिया साहेब, सी इमाम शाह फकी, डी उपयुक्त एक में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दरिया साहेब। दरिया साहेब ने आपका ज्ञान दीप नामक पुस्तक की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का, उत्साह पोर्टल इसका शुभारंभ किया है? आपके पास ऑप्शन है यूजीसी, AICTE, MCI उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं हम लोग उत्साह पोर्टल। उत्साह पोर्टल को शुभारंभ किया है आपका यूजीसी, यूजीसी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। आपका ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है ए 13 फरवरी 2023 को, बी 20 फरवरी 2023 को, 19 फरवरी 2023 को, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर का, तो ये हो जाएगा आपका सी 19 फरवरी 2023 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। अब ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था तमिलनाडु के पट्टीपोलम गांव से। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी पुणे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन कहाँ पे किया गया है चालू? प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्रथम बार चालू किया गया है असम में। कहाँ चालू किया गया है? असम में। असम में चालू किया गया है। असम आपका जोरहाट पंप स्टेशन पे चालू किया गया है इसको। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित कर दिया गया है? तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो ए में है 2023, बी 2022, सी 2024, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2023। 2023 ही वैसा वर्ष है, यही वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित कर दिया गया है इसी वर्ष को। हमारे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? आपके पास ऑप्शन है एलेस बियालित्यास्की, बी नादिया मुराद, सी मारिया रेसा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं हम लोगों को कि किसको मिला है 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो ये आपको मिला है एलेस बियालित्यास्की को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है हमारे पास। 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन ये रहा, ए न्यायमूर्ति संजय कुमार, बी न्यायमूर्ति वाल्मीकि प्रसाद सिन्हा, सी न्यायमूर्ति इकबाल ए अंसारी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि किसको नियुक्त किया गया है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो ये आपको किया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भोजपुरी की पहली फिल्म भोजपुरी की कौन सी है? बिहार में जहां पे भोजपुरी सबसे ज्यादा बोला जा रहा है, तो कौन सी पहली फिल्म है? आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो, बी कन्यादान, सी नदिया के पार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बात कर लेते हैं हम लोग बिहार यानी भोजपुरी की पहली फिल्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है लगातार, बिहार के खासकर एग्जाम में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूरब से पश्चिम में आपको दिखाना है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट को व्यवस्थित करना है। तो क्या होगा? अगर हमारे पास दिया गया है तो कोटा, नामरूप, ओबरा, पारिच। तो अगर हम लोग इनको अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो हमारे पास पहला आ जाता है पूरब से पश्चिम के तरफ आ जाता है पहला आपका नामरूप हो जाएगा एक नंबर पे। एक नंबर पे हो जाएगा नामरूप। नामरूप हो जाएगा आपका एक नंबर पे। इसके बाद आ जाता है हमारा ओबरा हमारा 2 नंबर पे आ जाएगा। बात करते हैं इसमें। और 3 नंबर पे आ जाएगा हमारा पारिछा और 4 नंबर पे आ जाएगा कोटा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 1। तो सबसे पहले 2 हमने दे दिया है किसको? नामरूप को दे दिया था। तो
इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। तिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु बताना है किसके अनुसार? तिवार्था के अनुसार। ऑप्शन ये रहा आपका, ए सावना प्रकार, बी उपोष्ण मानसूनी जलवायु, सी भूमध्य सागरीय प्रकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं तिवार्था का, तो तिवार्था के अनुसार भारत की जो जलवायु है वो है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 होगा, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी बताना है, वापसी की सामान्य तिथि क्या होता है? तो ए है 1 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर, सी है 1 नवंबर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 15 अक्टूबर को। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नगरीकरण है? तो आपके पास ऑप्शन ये है, आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में। ए है गोवा, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे अच्छा और नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो ये है आपका गोवा। तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस भारत के पठार से? मालनाड का बताना है संबंध भारत के पठार से। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए तेलंगाना का पठार, बी महाराष्ट्र का पठार, सी कर्नाटक का पठार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा कि मलनाड का पठार भारत के किस पठार क्षेत्र में संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का पठार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है? आपके पास ऑप्शन ये रहा, गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? तो ये आपका है गोंडवाना भाग, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत। तो बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या रेशियो होगा? भारत, बिहार और भारत का आपको देखना है और परसेंटेज में बताना है। आपका ऑप्शन ये रहा कि ए 8.58%, बी 10.10%, सी 12.25%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार का जो परसेंटेज है जनसंख्या का भारत के सापेक्ष में 8.58% है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है? दक्षिण गंगा के क्षेत्र को देख के चलना है हम लोगों को, मेल नहीं खाता है, नहीं खाता है, इस पे गौर कीजिएगा। ऑप्शन आपका ये रहा, ए पटना मुंगेर, बी गया अरवल, सी पटना वैशाली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर कौन सा मेल नहीं खाता है। तो आपका ये पटना वैशाली जो है ये मेल नहीं खाता है। लेकिन बात कर लेते हैं कौन कौन करता है, तो आपका पटना मुंगेर खाता है, गया अरवल खाता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया कि कौन नहीं खाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पटना वैशाली। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत, न्यू इंडिया का पैगंबर किसको कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए राजा राम मोहन राय, बी दयाराम सरस्वती, सी दादा भाई नौरोजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो नव भारत का पैगंबर किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किया है और इसमें किस विद्रोह का उल्लेख है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए सन्यासी, बी संथाल, सी नील, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर का, तो ए हो जाएगा सन्यासी, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है आपका।
35 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो अभिनव भारत का संस्थापक हमें बताना है लंदन में। तो आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए विनायक दामोदर सावरकर, बी पी एम बापट, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विनायक दामोदर सावरकर जी ने अभिनव भारत का स्थापना किया था लंदन में। अब ये कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था, ये 1904 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, आपको ऑप्शन में ये रहा, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर का। ये गदर पार्टी की स्थापना यूएई में हुआ था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब किसने इसको किया था? इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना सरदार सोहन सिंह भाकना ने 1913 में किया था। कब किया था जी? 1913 में किया था। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? बिरसा मुंडा, जिनको आदिवासियों का भगवान भी कहा जाता है, देवता भी कहा जाता है, उसने किनको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था? आपके पास ऑप्शन ए रहा, देमका मुंडा, बी गया मुंडा, सी सुंदर मुंडा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि किसको इन्होंने नियुक्त किया था, तो इसमें से किसी को नियुक्त नहीं किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ई। लेकिन हम लोग देख लेते हैं आंसर किसको इन्होंने किया था। तो इन्होंने इनमें से किसी को नहीं किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? किसने किया था बिहार समाजवादी पार्टी? आपके पास ऑप्शन रहा, ए फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, बी फूलचंद्र वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेशन, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और आपका एक और लीडर थे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने मिलकर किया है इसका गठन। ठीक है, अब कब किया था? तो 1931 में किया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, गठन आपको बताना है कि किस वर्ष हुआ है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का। ऑप्शन आपके पास ये रहा, ए 1908, बी 1910, सी 1906, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? अनुशीलन समिति 1913 में किया गया है। आपको बताना है किसने किया है, किसने। तो आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए रामानंद सिन्हा, बी सतीश झा, सी सचितानंद सान्याल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर का, किसने स्थापना किया अनुशीलन समिति का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सचिंद्र नाथ सान्याल। आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। पार्ट 2 अब हम लोग देख रहे हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कितनी वैदिक ध्वनियों की संख्या बताई है? आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए 13 स्वर 38 व्यंजन मतलब कि 51, बी 12 स्वर 34 व्यंजन यानी कि 46, सी 15 स्वर 41 व्यंजन यानी कि 56, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने 13 स्वर 38 व्यंजन बताया हुआ है, और इस तरह से कुल 51 होता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पे, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। खुसरो, अमीर खुसरो की रचना है ये खालिक बारी।
क्या है इनमें से? ए पहेलियों का संकलन, बी कहमुकरियों का संकलन, सी मनोरंजन परक रचना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अमीर खुसरो की ये जो रचना है खालिक बारी, कौन सी है? तो इनमें से कोई भी नहीं है ये। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम आपको बताना है। ए संस्कृत, बी अवहट्ट, सी पाली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी पाली। पाली है ये पूर्वकालीन अवस्था का नाम। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पश्चिमी हिंदियों की दो बोलियों का सही युग्मनज। आपको सही युग्मनज आपको बताना है, तो आपके पास सही युग्मनज बताना है। तो कनौज अवधि, ये आपका गलत है। बात कर लेते हैं खड़ी बोली बुंदेली, तो ये खड़ी बोली बुंदेली का ही है, खड़ी बोली बुंदेली का है। आपका बात कर लेते हैं खड़ी बोली, तो ये बुंदेली का ही है, ब्रज बघेली का नहीं है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाता है बी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? आपके पास ऑप्शन ये रहा कि जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका कि उन्होंने क्या, सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या यूज किया है, तो इन्होंने यूज किया जनपदीय हिंदुस्तानी। क्या यूज किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के साथ स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया है? अ 12 खड़ी वाला जो है इसमें किसने दिया है सुझाव? आपके पास ऑप्शन ये रहा महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सी में है विनोबा भावे, डी में कोई एक से अधिक और ई में कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि किसने ये सुझाव दिया है कि 12 खड़ी में स्वर में अ का भी यूज किया जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर ने दिया है ये सुझाव। आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ए में है देवनागरी का पुराना देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देवनागरी लिपि, इसी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होगा उपयुक्त कथन, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि का जब विकास हुआ उत्तरी शाखा नगरी से हुआ है इसका भी विकास। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947, लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन बने थे? आपको बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ये किया गया था। ऑप्शन आपके पास ये रहा, ए आचार्य नरेंद्र देव, बी पीडी टंडन, सी बीजी खेर, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर क्या कि किसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो हमारा अध्यक्ष बनाया गया था इसको आचार्य नरेंद्र देव जी को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? आचार्य नरेंद्र देव जी को बनाया गया था। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 में। तो देख लेते हैं, निम्न कथनों पे विचार करना है और कूट में सही विकल्प को चुनना है आपको। पहला है ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मतलब इसी में है दूसरा, ब्रज भाषा में परुण वर्णों का अभाव है। अब आपके पास कुट है, ए में है 1 और 2 दोनों सही है, बी 1 आंशिक सही है और 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों गलत है, डी 1 से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर का कि ये क्या होगा इसके कूट का आंसर, तो ये हो जाएगा ई, कोई भी करेक्ट इसमें से नहीं है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 50। निम्न कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार करना है आपको, ठीक है।
और आपको करेक्ट आंसर देना है। स्थापना अ 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न है। इस बात में वह उपनिषदवादी दौर की उपज है। आपको ये बताना है, तो ये आपका जो है सही है। पहला स्टेटमेंट ये सही है। तर्क अगर देख लेते हैं, उनकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है। तो अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये तर्क जो है ये गलत है। अगर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन जो कि कूट में है, ए अगलत, ब सही, तो ये तो नहीं होगा। बी असही और ब गलत, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूट में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, तो अगर हम लोग देख लेते हैं, सूची में आपका सूची 1 है और सूची 2 है। जनपदीय भाषा 2 में है और 1 में कवि है। अगर हम लोग देख लेते हैं सारे कूट में कवियों का और उनके जनपदीय भाषा को, तो कोई भी सुमेलित नहीं हो पा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास है, ए ध्यान मंजरी, बी कुंडलिया, सी राम ध्यान मंजरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अग्रदास की रचना कौन सी है या नहीं है, तो इसमें से कोई भी रचना अग्रदास की नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कि अग्रदास की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि पदावली, हितोपदेश, ठीक है, ये सब आपकी अग्रदास की रचना है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो अगर देखते हैं, पंडित सअल सत बखणाई देही बुद्धि बसंत जानी, तो अगर इनका हम लोग देख लेते हैं, तो ये सरहपा इन्होंने बताया हुआ है रचनाकार। ये काव्य पंक्ति था और इसके रचनाकार जो है सरहप्पा है। बी काव्य पंक्ति देख लेते हैं, 12 बरस ले कुकर जिए औ 13 ले जिए सियार। इसका अगर हम लोग देख लेते हैं, तो बी का आपका होगा जगनिक, बी का हो जाएगा जगनिक। सी में देख लेते हैं, बड़ कौशल तू राधे किन्नर कान्ही लोचन आधे। अगर हम लोग देख लेते हैं सी का, तो सी में आपका विद्यापति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यापति, 4 नंबर। डी में अगर हम लोग देख लेते हैं, जाति ओछा पाती ओछा जन्मू हमार। अगर हम लोग देख लेते हैं डी का, तो डी का हो जाएगा 5 नंबर। डी का क्या हो जाएगा जी? 5 नंबर। तो रैदास 5 नंबर में है, रैदास। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरह से, अगर कूट में, तो कूट में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आता है ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से देखना है और सही अनुक्रम आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका सही अनुक्रम का, ऐसे ऑप्शन देख लीजिए। ए विष्णुप्रिया कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा है आंगन के पार द्वार। बी में है कुकुरमुत्ता और विष्णुप्रिया आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है। सी में आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है, विष्णुप्रिया कुकुरमुत्ता। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, सही अनुक्रम क्या है, तो इसका सही अनुक्रम जो है ये हो जाएगा बी। इसमें सही अनुक्रम में पहला आ जाता है कुकुरमुत्ता, बी में इसके बाद आ जाता है आपका विष्णुप्रिया आंगन के पार, इसके बाद आ जाता है आपका चांद का मुंह टेढ़ा है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित कथन स्थापना और तर्क ब, इनको देखना है और आपको सुमेलित करना है। स्थापना अ में है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। अगर हम लोग बात कर लेंगे भारतेंदु युग में, तो ये करेक्ट आंसर है। उनके युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तर्क ब का, तो क्योंकि उस समय भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। यस, ये भी करेक्ट आंसर, करेक्ट तर्क है
कि भारतीय समाज उस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इस तरह से हमारा स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो जब दोनों सही है तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा जी? बी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, द्विवेदी युगीन कविता के मुख्य प्रवृत्तियां क्या है? आपको इसका मुख्य प्रवृत्ति बताना है। ऑप्शन आपके पास ये रहा, समाज पहला आपके पास कूट ये रहा, समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, वृत्तात्मकता। इसी इन्हीं कूटों से अगर आपको सेलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। इसमें आ जाता है, एक में आ जाता है समाज सुधारक और इसके बाद आ जाता है इतिवृत्तात्मक। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा कथन सही है, ऑप्शन आपके पास ये ब्रजयान में आकर महासुखवादन का प्रवर्तन हुआ, नाथ प्रसिद्ध सिखों की परंपरा से नहीं निकाला गया, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। आपके पास कूट ये रहा, आप इसको ट्राई कीजिए, लेकिन इसका राइट आंसर जो है संबंधित क्या क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्रजयान में आकर महासुखवादन का प्रवर्तन हुआ है और साथ ही साथ आपका हुआ है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकार को आपको करना है सुमेलित। तो अगर हम लोग देख लेते हैं, सूची 1 में रचना है और सूची 2 में रचनाकार है। ये रचनाएं आप लोग अच्छे से देखिए। इसके बाद ऑप्शन ये रहा, अगर आपको इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और अच्छे से देखिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा है कि कोई भी मेल नहीं खा रहा है। तो इसका अगर हम लोग बात कर लेते हैं राइट आंसर का, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आलोचक का आपको नाम बताना है। तो 59 में आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन है ये आलोचक, तो रामचंद्र शुक्ल जी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 में, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुक्रम, तो सही अनुक्रम में क्या होगा? पहला आता है सुहाग के नुपुर। तो पहला क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा, इसको हम दे देंगे पहला रैंक, इसको दे देंगे ए। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरे में क्या हो जाएगा? तो मानस का हंस, अगर हम इसको बी दे देते हैं। और इसके बाद हमारा आ जाता है खंजन नयन, इसको सी दे देते हैं और इसको पीढ़ियां इसके बाद आ जाता है डी। तो इस तरह से अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास राइट आंसर आ जाता है बी, 4 1 3 2। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 ठो कथन दिया गया है, कथन 1 कथन 2। कथन 1 में समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, भक्ति का मूल है और आपका भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ये जो पहला कथन है समर्पण सगुण भक्ति का मूल, ये एक गलत कथन है। साथ ही साथ अगर आगे हम लोग देख लेते हैं तो अगर हम लोग आगे देखते हैं तो हमारे पास राइट आंसर जो है ई हो जाता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 पे, तो पहली ताव न अनुहरी गोई मुहकम्बस उद्दीठी पुनी अनुमयी पडियपली चंदस्म। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के कवि का नाम बताना है। काव्य पंक्ति का जो कवि है ना उसका नाम बताना है। तो अगर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, एक से अधिक और कोई नहीं, आपको ये बताना है। अगर हम लोग देख लेते हैं कि इस पंक्ति का कौन सा कवि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हेमचंद्र जी। हेमचंद्र जी जो है इसके कवि हैं, इस पंक्ति के लेखक हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 63 आ जाता है, स्वयंभू का रामायण
को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? स्वयंभू का रामायण ये एक हिंदी काव्य है, इसको किसने सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो ए में राहुल सांस्कृत्यायन, बी रामकुमार वर्मा, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। प्रेम की पीर, प्रेम की पीर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जांबादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं होता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को आधार बनाया है? तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन का, आप लोग कमेंट में कीजिए ऑप्शन क्या होगा इसका। ए हो जाएगा, ऑप्शन है आपका देव बोधा, बी सी है घनानंद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर की कौन है ये, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर घनानंद। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संदर्भ में यह कथन के कौन आलोचक है, कौन आलोचक है आपको ये बताना है। तो अगर ऑप्शन देख लेते हैं तो बच्चन सिंह, बी में है रामचंद्र शुक्ल, सी में है रामविलास शर्मा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके आलोचक कौन है, तो इसके आलोचक है रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे का क्वेश्चन है 66 नंबर। बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन का आलोचक किस आलोचक का है आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ये है, ये रहा नेमीचंद्र जैन, बी बच्चन सिंह, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी एक से अधिक, और ई कोई नहीं। बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन है ये आलोचक, तो ये है बच्चन सिंह। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67। कठोपनिषद की यम नचिकेता, यम नचिकेता है कठोपनिषद की कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है आत्मजयी, बी में है चक्रव्यूह, सी में है संशय की रात, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है कि यम नचिकेता किस कहानी पे आधारित है, तो यम नचिकेता आत्मजयी पे आधारित है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 जन्म काल के अनुसार आपको कलाकारों का सही अनुक्रम, जन्म काल के अनुसार रचनाकार। अगर आप यहाँ पे 3 ऑप्शंस देख पा रहे हैं करेक्टली, तो आपको ये पता चलता है कि बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरे नंबर पे आते हैं आपके सिया राम शरण गुप्त, तीसरे नंबर पे आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, और चौथे पे आते हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और यह यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन का लेखक कौन है? आपको लेखक का नाम बताना है यहाँ पे, लेखक का नाम। ऑप्शन है भीम साहनी, बी शिव प्रसाद सिंह, सी में राजेंद्र यादव, डी में एक से अधिक, और ई में कोई नहीं। कोई नहीं, तो इसका अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका कोई नहीं होगा, करेक्ट आंसर कोई नहीं है इसका। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? केशव दास के बारे में कौन बोला है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है? तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या बोला है उन्होंने, तो पहला है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला है, तो ये आपका एक करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट है। उनमें वह सह्रदता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी इन्होंने कहा है। थर्ड में है वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, इनके बारे में ये भी कथन कहा गया है। 4 में है अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उत्पत्तियों से परहेज किया, ये आपका गलत है। अगर हम लोग बढ़ जाते हैं कूट के तरफ, तो हमारे पास 1, 2 और 3
सही हुआ था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रिज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया हुआ है? तो 71 का आपके पास ऑप्शन है मिश्र बंधु, बी में है जॉर्ज ग्रिगर्सन, सी में है रामचंद्र शुक्ल, डी में है एक से अधिक और ई में कोई नहीं। अगर हम लोग देख लेते हैं कि कौन था ये साहित्य इतिहासकार, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कहा है? आपको कवि का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसको बताया है, किसके संदर्भ में? ए है बिहारी, बी रसखान, सी मलुकदास, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कोई नहीं होगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं। हम बात कर लेते हैं कि इस रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए किया है, तो ये किया है इन्होंने विद्यापति के लिए। किसके लिए? विद्यापति के लिए। तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो दिया नहीं था, इसलिए ई हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73, सजल नयन तन पुनक पुलक निज इष्ट देव पहचानी परेऊ दंड जिमी धरनीतल दशा न जाई बिखानी। प्रस्तुत पंक्ति रामचरित्र मानस से लिया गया है, जो कि किस कालखंड से लिया गया है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए अयोध्या कांड, बी बाल कांड, सी सुंदरकांड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई आपका कोई नहीं। तो अगर हम लोग देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए अयोध्या कांड से लिया गया है। आपका रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 74 नंबर, जीवन मोह चाही को निको पंक्ति में भाव क्या है? इस पंक्ति में आपको भाव बताना है। ए है करुणा भाव, बी क्रोध भाव, सी प्रेम भाव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ई कोई नहीं। लेकिन इसका डिटेल अगर हम लोग देख लेते हैं, तो ये पंक्ति जीवन मोह चाही को निको सूरदास के द्वारा रचित है। ठीक है, और इसमें राग धनाश्री का भाव है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर हम लोग देख लेते हैं, इसका ऑप्शन है ए ईर्ष्या ईड़ा कॉमा स्वप्न कॉमा कर्म, बी में है कर्म कॉमा ईर्ष्या कॉमा ईड़ा कॉमा स्वप्न, सी में है ईड़ा कॉमा कर्म कॉमा स्वप्न कॉमा ईर्ष्या, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में कोई नहीं। अगर हम लोग इसका करेक्ट आंसर देखने का प्रयास करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ईड़ा कर्म स्वप्न ईर्ष्या, तो ये हो जाएगा आपका सी। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा स्लो हो रहा है, तो आप लोग वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। अच्छे से एकदम बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहां पूर्ण साहित्य है, वहां उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्य। नाटककार प्रसाद के बारे में किसने ये मत दिया हुआ है? आपके पास ऑप्शन ये है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नेमीचंद्र जैन, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग देख लेते हैं कि ये किसके बारे में है मत, तो ये आपका है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। तो मुक्ति बोध की प्रतिबंधित रचना का नमोल्लेखत कीजिए। आपका ए है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बी कामायनी एक पुनर्विचार, सी भारत इतिहास और संस्कृति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा प्यारा भारत जहां पे दिख जाए वही राइट आंसर, भारत इतिहास और संस्कृति, यही हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारतेंदु कृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप से सम्मिलित करना है। कूट भी दिया गया है। अगर हम लोग कूट को भी देख लेते हैं, तो अगर हम लोग देखते हैं आपको करना है करेक्ट, तो आपका क्या है ये भारत दुर्दशा जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके नाट्य
रस खान। अगर हम लोग देख लेते हैं श्री चंद्रावली, तो श्री चंद्रावली आपके हैं श्री चंद्रावली है नाटिका से संबंधित, नाटिका से संबंधित है। आपके सी में है विस्मया विषम मौधस, तो ये है आपका 2 नंबर भाण से संबंधित है। इसके बाद है डी अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी जो है ये प्रहसन है। तो इस तरह से अगर हम लोग देख लेते हैं इसको मिलाने के बाद, तो हमारे पास कूट में करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित रचनाकारों का जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। जन्म वर्ष, रचनाकार, जन्म वर्ष। आपके पास ऑप्शन ये रहे ए बालकृष्ण भट्ट, इसी में कॉमा भारतेंदु हरिश्चंद्र, कॉमा बद्री नारायण प्रेमघन, कॉमा राधा चरण गोस्वामी। बी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, कॉमा बद्री नारायण प्रेमघन, कॉमा राधा चरण गोस्वामी बालकृष्ण भट्ट। सी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र बद्री नारायण प्रेमघन, कॉमा बालकृष्ण भट्ट राधा चरण गोस्वामी। डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम आपका ए होगा। अगर जन्म वर्ष के अनुसार देख लेते हैं तो पहले आते हैं बालकृष्ण भट्ट, इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते हैं, इसके बाद बद्री नारायण प्रेमघन और इसके बाद राधा चरण गोस्वामी जी आते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है निम्नलिखित उपन्यासों के पात्रों का सही मिलान करना है। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 80 का। तो अगर हम लोग देख लेते हैं मिलान का, तो हमारे पास है मैला आंचल। तो मैला आंचल हरगौरी सिंह का एक है, पात्र है हरगौरी सिंह। इसके बाद हमारा आ जाता है नदी के द्वीप। तो नदी के द्वीप जो है ये डॉक्टर भुवन जी का है, भुवन जी पात्र है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोदान, तो गोदान जो है आपका अमरपाल सिंह एक नंबर में जो है। झूठा सच का बात कर लेते हैं तो ये प्राणनाथ। तो अगर इस तरह से हम लोग देख लेते हैं तो हमारा राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को ही आदिकाल किसने नाम दिया? आपके पास ऑप्शन ये रहा ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं 81 का, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, आशा जीवे जग मरे लोग मरे मरी जाई, सोई मुए धन संचय सो उबरे जे खाई। कवि किस कवि की ये पंक्ति है? ए रहीमदास, बी रविदास, सी गरीबदास एक से अधिक, ई में कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपका जो पंक्ति है ये किसी भी कवि का नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो पंक्ति है ये किस कवि का है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? पंडित विश्वनाथ मिश्र ने, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ए रहा श्रृंगार काल, बी रीतिकाल, अलंकृत काल, डी में एक से अधिक और ई में कोई नहीं। अगर हम लोग इसका बात कर लेते हैं कि पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर काल को क्या बोला है, उत्तर मध्य काल को क्या बोला, तो इन्होंने बोला है श्रृंगार काल। क्या बोला है? श्रृंगार काल। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, फीकी पै निकी लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह की गारी। किस कवि की रचना? रचना बताना है कि ये किस कवि का है। तो अगर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन रहीम, बी में है बृंद, सी में है कबीर, डी में है एक से अधिक और ई में है कोई नहीं। तो अगर हम लोग देख लेते हैं कि ये किस कवि की रचना है, तो ये है बृंद की रचना है, ये ऊपर में जो दिया गया है पंक्ति। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85, मेड़ तोड़ दी एकांकी की रचना। मेड़ तोड़ दी ये एकांकी है, इसकी रचना किसने किया है? आपके पास ऑप्शन ये रहा ए उदय शंकर भट्ट, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये किसकी रचना है, तो ये आपकी रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। तो मेड़ तोड़ दी एकांकी की रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86, रामदरस मिश्र का 1999 में प्रकाशित साक्षात्कार है। आपको साक्षात्कार का नाम बताना है रामदरस मिश्र जी का। ए है कहना न होगा, बी गांव के मन से रूबरू, सी
अंतरंग, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका क्या साक्षात्कार है, तो साक्षात्कार है इनका अंतरंग। तो जो प्रकाशित हुआ था 1999 में रामदरस मिश्र का साक्षात्कार, ये अंतरंग है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पे। चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, किसकी पंक्तियां है, कवि का नाम बताना है। तो आपके पास है, ए है मैथिली शरण गुप्त, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो ई होगा। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्ति सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। किसकी है? सोहनलाल द्विवेदी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88। 88 मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। मन्नू भंडारी का कौन सा इसमें से संग्रह नहीं है? ऑप्शन आपके ये रहे, मैं हार गई यही सच, बी सी में है लंदन की एक रात, डी में एक से अधिक और ई में कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कौन सा संग्रह नहीं है, तो लंदन की रात इनका संग्रह नहीं है। इसके बाद सारा इनका संग्रह है, जैसे कि आपका मैं हार गई यही सच, आपका इनका संग्रह है मन्नू भंडारी का। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है वाला है ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर लंदन की एक रात। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया, 88 भी हो गया, 89 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला और उस लड़के का परिचय केवल इतना ही था कि वह शाम के समय चौपट के मैदान में जारी होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय में लेखक किस लेखक का ये कथन है, आपको बताना है। ऑप्शन है ए मोहन राकेश, बी यशपाल, सी चित्रा मुद्गल, डी में एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं ये किस लेखक का कथन है, तो ये आपका कथन है मोहन राकेश जी का। किसका कथन है जी? मोहन राकेश का। ध्यान से देखिए, इसका मोहन राकेश हो जाएगा आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना। हरिशंकर परसाई का आपको व्यंग रचना बताना है। आपका ऑप्शन ए है रेशमी टाई, बी में है सुंदर कली, सी में है बैठे ठाले, डी में है एक से अधिक और ई में कोई नहीं। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, हरिशंकर परसाई की कोई भी रचना नहीं है इसमें से। इनका करेक्ट आंसर सुन लीजिए ध्यान से, शिकायत मुझे भी है, व्यंग रचना है हरिशंकर परसाई का, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन उनका एक रचना है शिकायत मुझे भी है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने की जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल के कृति चिंता मणि किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? आपके पास ऑप्शन ए रहा कविता, क्या है, बी भाव या मनोविकार, सी करुणा, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। इसका अगर हम लोग देख लेते हैं तो निबंध का प्रारंभिक रूप क्या होगा, तो इसका जो निबंध का प्रारंभिक रूप होगा भाव या मनोविकार। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 92। बस थोड़ा और क्वेश्चन है, 28-30 होगा क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग। नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने बात पे विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है, इसका कौन सा राजा है जहाँ टक्के सेर और टके सेर ही खाजा। उपयुक्त भारतेंदु की अंधेरी नगरी का पात्र कौन है? देखिए ये बहुत ही फेमस कहानी है, आप लोगों को बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि कौन है ये पात्र। आपके पास वैसे ऑप्शन है ए नारायण दास, बी कोतवाल, सी गणेरिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में पात्र का नाम लिखना है। आगे तरफ बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 93। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता संवेद स्वर धम्मम धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उपयुक्त संवाद का किस नाट्य कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है? आपके पास ऑप्शन है अंधी गली, बी में है आधे अधूरे, सी में लहरों के राजहंस, डी में अधूरे उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, मतलब किस के प्रारंभ में है, तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी लहरों के राजहंस। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे
कमलेश्वर की कहानी नहीं है। कमलेश्वर एक रचनाकार है, इनकी कौन सी कहानी इसमें से नहीं है? तो इसमें से कहानी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो आपका इनकी कहानी है गर्मियों के दिन नीली नीली झील। लेकिन इनकी कहानी जो है दोपहर का भोजन नहीं है, दोपहर का भोजन नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95। गंगा के पास गंगा के पार झूसी के खंडहर और उनके आसपास के गांव के प्रति मेरा जैसा आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन जन्मांतरण के संबंध में व्यंग करने लगते हैं। और ये आश्चर्य की बात है। उपयुक्त संदर्भ महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र किस संस्मरण का अंश है? आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ए रहा रामा, बी भाभी, सी घीसा, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या होगा सही आंसर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, घीसा। क्या होगा जी? घीसा। 96 नंबर। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा। 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ऐसी धारा 7 वर्षा दूर तक आ, उपत्यांगे भींग गई है और भी देखो ना माँ कैसे भींग गई हूँ। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश का एक ये नाटक आषाढ़ का एक दिन में है, किसका है? आपके पास ऑप्शन है ए अंबिका, बी रंगिणी, सी संगिनी, डी एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या सही आंसर होगा, तो इसका कोई भी सही आंसर नहीं होगा। मतलब कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? ये पुस्तक है आपका कौन आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन आपके पास ए है डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग देख लेते हैं कि नई समीक्षा नए संदर्भ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर नागेंद्र जी। कौन है? नागेंद्र जी। आगे तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण पुस्तक का क्या नाम है? ये बहुत ही फेमस इनके हिंदी व्याकरण रहता है। ऑप्शन आपके पास सरल हिंदी व्याकरण, बी आपका मानक हिंदी व्याकरण, सी सुबोध हिंदी व्याकरण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका क्या है, तो इनके हिंदी व्याकरण का नाम जो है, हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम, इनमें जो ऑप्शन है वो कोई भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इनके हिंदी व्याकरण पुस्तक का नाम जो है ना, वो हिंदी व्याकरण ही है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 99 नंबर। डॉक्टर भोला तिवारी की भाषा विज्ञान पुस्तक का नाम। भाषा विज्ञान पुस्तक का नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका भाषा और भाष की, बी में है हिंदी भाषा का इतिहास, सी में है भाषा विज्ञान, डी में है एक से अधिक और ई में है कोई नहीं। तो इसका इनके जो भाषा विज्ञान पुस्तक का नाम है भाषा विज्ञान ही है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100। हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। ए है झ, बी है ढ, सी है अण, और डी में एक से अधिक और ई में कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो है ये आपका हो जाएगा ढ। ढ हो जाएगा आपका, यानी कि बी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101। तद्वित प्रत्यय युक्त शब्द का आपको चयन करना है। तद्वित प्रतियुक्त किसमें है? इन ऑप्शंस में ए है खटिया यानी खाट, बी गायक गाना, सी भुलक्कड़ भूलना, डी एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए खटिया खाट में तद्वित प्रत्यय युक्त शब्द है। संकर शब्द का चयन करना है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 102 में आपके पास ऑप्शन है ए अंजलि, बी कन्हैया, सी सुथनी, डी एक उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में कोई नहीं। आपका इसमें से कोई भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा ई नंबर करेक्ट आंसर। आपके पास आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब तोड़ के लिखना है इसको। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ए न प्लस मस्ते, बी नम प्लस अस्ते, सी नमः प्लस अस्ते, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसमें अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, सारा रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर तो ऐसे होगा ई। लेकिन नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नमः प्लस ते। क्या हो जाएगा जी? नमः प्लस ते।
आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104, चयन शब्द में किस संधि की योजना है? चयन शब्द में आपको बताना है कौन सी संधि है। आपके पास ऑप्शन ए है यण संधि, बी अयादि, सी वृद्धि संधि, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन सी संधि है चयन में, तो चयन में है आपका अयादि संधि। चयन में अयादि संधि है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। त्रिलोचन में किस समास की योजना है? त्रिलोचन जो कि भगवान शंकर के लिए यूज होता है, जिसके 3 नेत्र हैं। आप इसमें बताना है आपको कि कौन से समास होगा। आपके पास ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है कर्मधारय समास, सी द्विगु, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो अगर हम लोग देख लेते हैं, त्रिलोचन जो है वो बहुब्रीहि समास है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। आगे की तरफ बढ़ेंगे। संख्या में 106 नंबर, संख्या में बस 2 11 बस संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं में कौन सा पदबंध है? आपको बताना है पदबंध। इस वाक्य में पदबंध बताना है। ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसको कमेंट बॉक्स में। आपके पास ऑप्शन है, ए है संज्ञा पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी विशेषण पदबंध, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध। इसमें जो है विशेषण पदबंध है। 108 इंटरनेशनल 107 इंटरनेशनल के हिंदी में शुद्ध, इंटरनेशनल को हिंदी में शुद्ध वर्तनी। आप अगर ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा तो कोई भी सारा गलत है, ठीक है, सारा गलत है। तो इसका क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय होता है राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा क्या? ई। आपका 108 में है सेना का पर्यायवाची शब्द। तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? दल। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, औसन का अर्थ भोजन। तो समरूपी भिन्नार्थी शब्द औसन का आपको अर्थ बताना है। आपके पास ऑप्शन 5 ऑप्शन ये रहे, ए बैठक, बी सरल, सी सीधा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम लोग देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ई कोई नहीं होगा। 110 क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भावाच्य वाक्य है? भावाच्य वाक्य बताना है। ए माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बी लतिका लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता, सी नौकर घर की सफाई करेगा उपयुक्त में से अधिक एक से अधिक और ई में कोई नहीं। ये सब आपके हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है, तो आपसे भी बनेगा। कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए और ये भी बताइए कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको, तब ना समझ में आएगा कि कितना तैयारी हो गया आपका। तो 110 का हो जाएगा बी। बी में आपका भावाच्य वाक्य है लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। 111 शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए आज रविवार का दिन है, सोनी। बी में है सोनी मोनी और रीतु आएगी। सी में है वह घोड़ा को दौड़ने ले गया है। डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई। अगर आप ध्यान से पूर्वक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 में, तो कोई भी आपका सही नहीं है, तो ई हो जाएगा आपका। 112 संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन आपका ए है माधवी और विनीता मधुर गीत गा रही है। बी तुमने पढ़ना सीखकर अपना काम पूरा कर लिया। सी में मैं लिख रहा हूँ तुम हंस रहे हो। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में कोई नहीं। 112 नंबर का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा सी। इसी में संयुक्त चुनना था, तो मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, ये जो है ये संयुक्त वाक्य है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, बस कुछ ही क्वेश्चंस और बच गए हैं। 113 किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग बताना है। ए तुम यहाँ आ जाओ। बी वह घर जाता है। सी वह सड़क पर क्यों खड़ा है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। अगर हम लोग देख लेते हैं कि इसका कौन सा संयुक्त क्रिया का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए तुम यहाँ आ जाओ, इसी में हुआ है संयुक्त क्रिया का प्रयोग। थाली क्वेश्चन नंबर 114 थाली का बैंगन मुहावरा आ गया, बहुत ही इजी होता है, आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मुहावरा का बैंगन थाली का बैंगन, इस मुहावरा का अर्थ बताना है आपको। तो ए है आपका सब्जी बनाने की तैयारी, बी कटने की स्थिति, सी अस्थिर विचार वाला, डी उपस्थिति में एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो थाली का बैंगन का जो सही आंसर होगा, मुहावरा का अर्थ होगा अस्थिर विचार वाला हो जाता है आपका आंसर। आगे की तरफ बढ़ेंगे। लोकोक्ति प्रयोग हमें किसका परिवर्तन नहीं हो, कौन परिवर्तित अपरिवर्तित रह जाता है लोकोक्ति प्रयोग में? तो आपका लोकोक्ति का जब प्रयोग होता है तो
इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन देखिए। 116 क्वेश्चन है, रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? अगर हम लोग का ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन ए है कर्म, बी है करण, सी है आपादान, डी है एक से अधिक और ई है कोई नहीं। अगर हम लोग देख लेते हैं रा विभक्ति चिन्ह जो है वो संबंध कारक का होता है, का के की रा रे री, तो इसमें तो संबंध कारक है ही नहीं, तो आपका हो जाएगा ई राइट आंसर। सारा ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, इधर आप लोग भी बनाइए। पारिभाषिक शब्द निर्माण में से कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? तो आपके पास ऑप्शन है परिभाषवादी, बी में है संस्कृतवादी, सी में है अंग्रेजवादी, डी में एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो 117 का राइट आंसर जो होगा परिभाषवादी होगा। 118 कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। कंप्यूटर के लिए आपको सही वर्तनी वाला देखिए, यहाँ पे आप लोग कमेंट में दीजिए, इसको बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। तो 118 का शुद्ध जो होगा वर्तनी ये हो जाएगा आपका बी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लास्ट दो क्वेश्चन है। नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? किस पत्रिका में नूतन ब्रह्मचारी का? ऑप्शन ए बाला बोधनी, बी ब्राह्मण, सी हिंदी प्रदीप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि नूतन ब्राह्मणी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है, तो ये आपका हुआ है हिंदी प्रदीप। किसमें हुआ है? हिंदी प्रदीप। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 120 हिंदी की महाप्रमाणीकरण संधि है। महाप्राणीकरण संधि बताना है। दुर्लभ, निषेध, सी में है कवि, डी में है एक से अधिक और ई में है कोई नहीं। तो अगर इसका हम लोग बात कर लेते हैं कि हिंदी की महाप्राणीकरण संधि क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कवि। तो इस तरह से हमने हिंदी की पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, हर सब्जेक्ट का टीआरई के हर सब्जेक्ट का हम लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी आएगा। इस वीडियो को सब दोस्तों को भेजिए। चलिए, धन्यवाद।